नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रवाद, जिसमें हम करते बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच में बड़ा विषय जो है वो बड़ा विषय है कि पश्चिम बंगाल, जिसमें 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। आप सबसे ज्यादा खबरें भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी देख रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का यह विधानसभा चुनाव दूसरे राज्यों से अलग कैसे है? अलग इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल का भविष्य किस तरफ जाएगा ये इस चुनाव से तय होने वाला है। और ये भी यहीं से बात ये उठती है कि क्या पश्चिम बंगाल के पास अपने भविष्य को वहां के लोगों के पास सुधारने का, ठीक करने का ये मौका है क्या ये चुनाव? ये इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति, वहां की आबादी, वहां की जनसंख्या जो घुसपैठियों की वजह से प्रभावित हो रही है, बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा, बांग्ला रहन सहन, सब कुछ उसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। इसीलिए भविष्य के लिए इसे खतरा माना जा रहा है। और इसके साथ एक बात और जुड़ी है। अभी आपने मालदा से एक घटना कालियाचक से जरूर सुनी होगी, देखी होगी, जिससे कि क्या जो पश्चिम बंगाल में एक तो वैसे ही राजनीतिक और चुनावी हिंसा होती रही है, उसका इतिहास भी रहा है, लेकिन क्या घुसपैठिए जो हैं वो हिंसा में सीधी भागीदारी कर रहे हैं? और घुसपैठ और हिंसा पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का भविष्य तय होगा, किस तरफ जाएगा भविष्य। आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा इस मामले पर आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में थे, तो वहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने किस मुद्दे को सबसे गंभीरता से उठाया? सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए। इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है, और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही बात उठाई है जिस पर आज हम पश्चिम बंगाल के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य किस तरफ जाएगा इस चुनाव के बाद, ये तय होना है। और उन्होंने साथ में भय और भरोसे की भी बात कही। तो चुनाव आयोग के सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि सभी पार्टियों से मिलकर उनको संकल्प दिया कि जो भी वोटर लिस्ट में आएगा उसके हिसाब से शांतिपूर्वक चुनाव हो। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आई थी यहाँ पे, हम लोगों ने कहा कि आपका कोई एप्रीहेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए। उन्होंने इश्यूज रेज किए, हम लोगों ने सब एड्रेस किए, सब नोट डाउन किए, और हमने सबसे रिक्वेस्ट किया आप सहयोगिता कीजिए फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि हमको वोटर लिस्ट में नाम लाना है। हमने बोला वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोग संकल्प लीजिए कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है वो पीसफुली जाके वोट दे पाए। तो दूसरी तरफ टीएमसी, और टीएमसी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी लगातार
पूरे राज्य में प्रचार कर रही हैं और वो बीजेपी पर हमला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही और उसके बाद हम दिल्ली को भी टारगेट करेंगे। सुनिए उनकी बात। বাংলা ভাষায় কথা বললে বিরোধী বাংলা বিরোধী কথাবার্তা বলছে আর অনুপ্রবেশ দেখাচ্ছে। আমরা পরিষ্কার বলি বাংলায় জিতে আমরা দিল্লিকে টার্গেট করব এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভাষায় দিল্লি চলো রহমান সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কাঁপিয়ে দিতে হবে, কম্পন ধরিয়ে দিতে হবে। বিজেপির বিসর্জন নালে দেশটাকে বিক্রি করে দেবে। ওদের বিদায় দিন, বিজেপি হটাও। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी इन दिनों पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा घुसपैठ से पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो वही मुद्दा है कि अस्तित्व खतरे में है। भविष्य किस तरफ जाएगा पश्चिम बंगाल का? टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यहां पर राज्य में 15 सालों से विकास हो रहा है और आपने देखा है, मैं यहां आपके बीच आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। यह चुनाव हमारे विरोधियों को शिक्षा देने के लिए है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि इस बार तो 2/3 सीट पर हम जीत हासिल करके रहेंगे। এই নির্বাচন শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর নির্বাচন নয় মায়েরা, তৃণমূলকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠানোর নির্বাচন নয়। যারা আমাদের ধাপে ধাপে বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন। मुझे जो लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि इस इलेक्शन में वो नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बंगाल में डबल इंजन सरकार यहाँ पे स्थापित होगी। वही टीएमसी सांसद सयानी घोष ने कहा कि भाजपा उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा देता है द्वितीय पार्टी और प्रलोभन देती है। तो भाजपा के नेता और वहां जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी इस बार टीएमसी। আমরা জানতাম ইলেকশন কমিশন দেশের ইলেকশন কমিশন হয়, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু এখন দেখছি ইলেকশন কমিশন অফ ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে গেছে। বিজেপি বলছে আমরা মমতাকে হারাতে পারছি না, আমরা টাকা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছি না। বাংলায় মানুষের কাছে যাই, ইয়ে হাতে 5,000, 10,000, 15,000 টাকা দিয়ে মানুষ টাকাগুলো নিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে দেয়। इलेक्शन कर में आने वाला दिन में जितना शिकंजा कसेगा उतना अच्छा तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा और अच्छा तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव होगा तो टीएमसी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा। टीएमसी के एक और सांसद सौगतो राय ने कहा, दावा किया कि टीएमसी अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा के राज्य अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार टीएमसी का विसर्जन कर देगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तृणमूल का जीत निश्चित है। हम देख रहे हैं सारा प्रांत में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो आम सभा कर रहे हैं उससे बहुत लोग से रिस्पांस मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो किसी भी हालत से तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन करके रहेंगे। और इतना सुबह सुबह आप लोग यहाँ पहुंच जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण है आप लोग भी समझ गए जा रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, अभी तो सारा खेल समाप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और सीएम ममता के खासम खास फिरहाद हकीम ने भी कहा कि यहां की संस्कृति को बीजेपी बदनाम कर रही है। तो बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता दीदी जो सीएम हैं वो खुद अनाप शनाप बक रही है। माछ भात
मांसो खाना, हमारे जो वो बैठ के पाड़ा में एक अड्डा होता है मोहन बागान ईस्ट बंगाल, ये जो कल्चर है हमारा, ये इस कल्चर को ख़त्म कर देगा बाहर के आदमी आएगा तो। इसके ऊपर हमारा डर ज़्यादा है। जो कल्चरल हमारा अगर कल्चर ख़त्म हो गया तो बंगाल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारा लड़ाई है कृष्टि बचाओ, संस्कृति बचाओ, बांग्ला बचाओ, बीजेपी के दूर करो। ममता जी अभी डर के सबको डरा रही हैं और जो मुंह में आता न सनम बोल रही है। अभी समय आगे बढ़ेगा और भी उल्टा सीधा बोलेंगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में सुराज आने वाला है, जो डर का वातावरण था उसको बीजेपी खत्म करेगा। टीएमसी के नेता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि भाजपा संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और टीएमसी के नेताओं को परेशान कर रही है। तो वहीं बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो कानून और व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। That when Bengal elections are forthcoming, the enforcement agencies are sent by the government at the center to go and harass them. So this has happened with our All India General Secretary Abhishek Banerjee. I mean, not once, not twice, many a times. So this is obviously done because BJP in Bengal is absolutely helpless, and BJP needs support of this kind. पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, लेकिन फिर भी जो पश्चिम बंगाल का सिचुएशन अभी हो रहा है, इसमें के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ममता बनर्जी जैसे तरीके से पूरा जगह में सभा में जाके जैसे करके धमकी दे रहे हैं, धमकी का रिजल्ट ये है। इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए गए हैं, एनआईए कार्रवाई करेंगे और इंक्वायरी होगा, उसका पीछे किसका बड़ा हाथ है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अभी तक तो जो आपने बातें सुनी वो टीएमसी और बीजेपी की सुनी। अब आपको कुछ और पार्टियों की बात सुनवाते हैं जो वहां सत्ता में रही हैं। कांग्रेस, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी को तो पश्चिम बंगाल में ममता जी ही लेकर आई हैं। तो वहीं सीपीएम के विमान बोस ने कहा कि हम टीएमसी और भाजपा को हरा कर रहेंगे। सुनिए इनकी बात। बंगाल में ममता बनर्जी खुद बीजेपी को हाथ पकड़ के ले आई थी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री भी रहा करती थी। तो ममता बनर्जी जब तक है तब तक बंगाल में बीजेपी पार्टी की अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं हो सकती नियम के मुताबिक, क्योंकि सबसे बड़ा ममता बनर्जी उनके साथी है। हमने टीएमसी के खिलाफ में है, हमने भाजपा के खिलाफ में है। टीएमसी के खिलाफ में है वो तो एनआरकी पैदा करती है, और भाजपा के खिलाफ में है वो आम आदमी का बीच में फूट पैदा करने के लिए जो कार्रवाइयां करते हैं, उसके खिलाफ में हम लोग है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुद्दे तो सभी हैं, जैसे बाकी राज्यों में मुद्दे होते हैं वहां भी मुद्दे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ मुद्दे वो विशेष मुद्दे भी हैं। उन्हीं मुद्दों में से सवाल है पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का और भविष्य का। इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। और इस पर आज राष्ट्रमंच में जो हम सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपको सवाल बता देते हैं। सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल किस ओर जाएगा, ये तय होना है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी है कि क्या भविष्य को सही करने का पश्चिम बंगाल के लोगों, मतदाताओं के पास ये एक मौका है, और इस मौके का वो कितना लाभ उठाएंगे ये देखा जाएगा। तीसरा सवाल कि घुसपैठियों से पश्चिम बंगाल के भविष्य को कितना बड़ा खतरा है, लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। चौथा सवाल, ये भी गंभीर सवाल है, कब रुकेगी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा। हाल में भी आपने मालदे में देखी होंगी, सुनी होंगी, और ये लगातार होती रहती है। और ये भी कि घुसपैठ और हिंसा इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं पांचों सवालों पर हम राष्ट्रमंच में करेंगे पड़ताल, और बड़े विषय पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। और इसमें हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर निखिल प्रसून जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर निखिल प्रसून जी। सोफिया खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बातें रखती हैं। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सोफिया खान जी। ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विपक्ष के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका भी। समीर चौगांवकर सर हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें पश्चिम बंगाल के बारे में समझने में बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जमीन से जुड़े हमारे प्रसेनजीत दा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं,
जो पश्चिम बंगाल की जमीन और वहां की राजनीति को अपने लंबे अनुभव से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सीधे पहले प्रसेनजीत दा के पास ही। प्रसेनजीत दा, यही आप ही शुरुआत कीजिए कि देखिए मुद्दे तो और भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, बाकी सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे बाकी चुनावों में भी, बाकी राज्यों में भी हैं, वो हैं। पश्चिम बंगाल इस मामले में थोड़ा सा लगातार, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री ने अस्तित्व का सवाल उठाया हो या प्रधानमंत्री ने भविष्य का सवाल उठाया हो, जरा ये बताइए कि अस्तित्व और भविष्य से पश्चिम बंगाल का यह चुनाव क्यों और कैसे जाकर जुड़ गया है? अस्तित्व का सवाल जो है वो ममता बनर्जी पिछले चुनाव से ही, 2021 की चुनाव से ही जोड़ दिए हैं। जब उन्होंने बंगाली अस्मिता की बात कही है, जो प्रशांत किशोर जब उनका मददगार रह चुके हैं, उनका आईपैक जब वहां उनका मददगार रह चुके हैं, तब उन्होंने बंगाली अस्मिता का बात कही। तो जब उन्होंने बंगाली अस्मिता का बात कही तो उनके मन में भी ऐसा ही सोच रह चुके है कि बंगाली अस्मिता किसी ना किसी जगह पे खतरे में है। लेकिन उनकी जो बंगाली अस्मिता का सोच है और आम बंगाली की जो बंगाली अस्मिता का सोच है, शायद ये दोनों में अंतर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, बंगाली अस्मिता ये खतरे में है, ये तो सच है। किसके कारण और किस कारण से खतरे में है, ये समझना काफी जरूरी है। वो मेरे ख्याल से 1 घंटे की शो में एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। मुश्किल इस बात की है कि जब कालिया चौक में जो लोग वहां पे घेराव करके 7 जुडिशियल ऑफिसर को रखे थे, वो भी बांग्ला भाषा में बात करते हैं। समझना जरूरी है कि बांग्ला भाषा में बात करना और बंगाली अस्मिता जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता है, वो दोनों एक है कि नहीं। पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ दुर्गा पूजा जुड़े हुए हैं जी। पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ ये मैं दुर्गा पूजा को लेके ही बात कर रहा हूँ। तो दुर्गा पूजा के साथ बंगाली अस्मिता जुड़े हुए है। बंगाली अस्मिता के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर जुड़े हुए हैं, टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर जुड़े हुए हैं। बंगाली अस्मिता के साथ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जुड़े हुए हैं। बंगाली अस्मिता के साथ स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए हैं। बंगाली अस्मिता के साथ ठाकुर रामकृष्ण देव जुड़े हुए हैं। बंगाली अस्मिता के साथ माँ शारदा देवी जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये बंगाली अस्मिता ममता बनर्जी कह रही है, या जो लोग उस दिन मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को रात तक बंधक बना के रखे हुए हैं, जो बांग्ला भाषा में बात तो करते हैं, वो बंगाली अस्मिता की बात कह रहे हैं। ये अंतर ढूंढना काफी जरूरी है, जो अब इस बार 2026 में लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाली अस्मिता, बंगाली भविष्य और बंगाली अस्तित्व, ये दोनों के अंतर क्या है। जो लोग कालिया चौक में इस तरह की बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं, या बंगाली अस्मिता जो हजारों साल पुराना है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर से जोड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया लालचंद जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी चीजें भी आपसे समझते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार समझते रहेंगे, क्योंकि आप तो जमीन से जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उसको लंबे समय से आपने देखा है। लेकिन मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आऊं उससे पहले जरा समीर सर के पास। समीर सर, ये चुनाव अस्तित्व से और भविष्य से जाकर के जुड़ता है, पहली बात, और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि अगर ये चुनाव पश्चिम बंगाल के अस्तित्व से और भविष्य से जाकर जुड़ता है, तो क्या पश्चिम बंगाल के लोगों के पास, वहां के मतदाताओं के पास ये अवसर है कि वो अपने अस्तित्व को, अपने भविष्य को इस चुनाव के जरिए बचाएं? बिल्कुल लालचंद जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने जो कहा था कि बंगाल का यह चुनाव सभ्यता की लड़ाई है, सभ्यता का चुनाव, बचाने की चुनाव है, मुझे लगता है ये चुनाव उस दिशा में पहुंच गया है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, इस बात को राष्ट्रीय सेवक संघ ने समझा है, इस बात को
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने बहुत गंभीरता से लिया। और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है कि 2021 में चुनाव हुआ, 294 पर चुनाव हुआ, जिसके बहुमत आ गया तो सरकार बना ली, 5 साल फिर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भाई 2011 से लेकर अब 2026 तक, अभी तक ममता बनर्जी ने अपने 3 कार्यकाल के अंदर, और उसके पहले लेफ्ट ने जो 32 साल के अपने कार्यकाल के अंदर, उसके पहले कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बंगाल को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, घुसपैठियों को जिस तरीके से वहां के लाकर बसाने का काम किया है, और अब जो बंगाल पूरी तरीके से देश के हाथ से निकालने का जो घुनौना पाप मैं कहूंगा कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी ने किया है, उससे बचाने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ ने उठाया है। और ये चुनाव उसी तरीके से लड़ा जा रहा है। अगर अमित शाह जी कहते हैं कि मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा, तो उनके कहने का तात्पर्य है कि 15 दिन में रहकर मैं ममता बनर्जी के 15 साल का जो कुशासन है, जो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, उससे बाहर करने के लिए मैं यहाँ पर रहूंगा। जनता को बहुत स्पष्ट संदेश है कि डरने की जरूरत नहीं है, इस बार आपको खुलकर आइए और नए बंगाल के निर्माण के लिए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए आप अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया है, मतदान से वंचित करने का, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी अगला स्टेप उठाएगी। और मुझे लग रहा है कि उन सबको जो अमित शाह जी ने कहा था डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है और डिपोर्ट करना है, तो डिटेक्ट तो कर लिया गया है, सरकार आने पर वो डिलीट भी होंगे और देश से डिपोर्ट भी होंगे। तो मुझे लग रहा है ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी उसे उसी शिद्दत के साथ लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि पार्टियों के लिए तो जो पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं, जिनको जो सूट कर रहा है वो उठा रही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर सोचने की जरूरत है तो वो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, पश्चिम बंगाल के लोगों को। सोफिया खान जी, एक तो जो कुछ भी बातें आ रही हैं उसमें एक तरफ आप उठा रही हैं टीएमसी मुद्दा उठा रही है, पश्चिम बंगाल की कल्चर का मुद्दा, अस्मिता का मुद्दा, ठीक। दूसरी तरफ बीजेपी उसके सामने लाकर खड़ा कर रही है पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का मुद्दा, कि अस्तित्व रहेगा तो अस्मिता बची रहेगी, अगर अस्तित्व ही नहीं रहेगा और घुसपैठिए जो हैं आकर के सब कुछ छिन्न भिन्न कर देंगे, तो कहां से अस्मिता, कहां से संस्कृति और कहां से बंगाली चीजें बचेंगी? बताइए सोफिया खान जी। नमस्कार, आदाब। लालचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अभी ये जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इस बार जो 2026 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की सरकार को काफी फोर्सेस के साथ लड़ना पड़ रहा है। मतलब कई तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, उन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि ये लड़ाई जो है ना, सिर्फ पश्चिम बंगाल में भाजपा से नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों की संस्कृति, पश्चिम बंगाल का ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, हर एक चीज को बचाने की है। जो पिछले 4 महीने से जिस तरीके का कह सकते हैं, आतंक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी, जो भयभीत पश्चिम बंगाल के 4 महीने से लोग हैं, कई बीएलओ की जाने गई, कई मतदाताओं ने अपनी जाने दी, लेकिन ये आतंक पश्चिम बंगाल में 4 महीने से है। मैडम आप काट रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, पूरा टाइम रहेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के बीएलओ की जो डेथ हुई या जो मतदाताएं जो गुजरे, उसमें टीएमसी और बीजेपी बोल के कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल के लोग गए। लेकिन अमित शाह जी जब यहाँ पर आते हैं या मोदी जी आते हैं, तो उनके बारे में किसी भी तरीके का कोई उन्होंने कहते हैं ना, संवेदना नहीं जाहिर की। तो इससे समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल के साथ कितने ज्यादा वो खड़े हैं। और देखिए, ये लड़ाई सीधे सीधे राज्य की केंद्र के साथ है। अभी जो है केंद्र सरकार से लोग उठ के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, जिनको पश्चिम बंगाल की सही से भाषा बोलने तक नहीं आती। पश्चिम बंगाल के जितने भी आइकॉनिक लोग हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों या कोई भी हो, उसके हमारे अमित शाह जी जब यहाँ पर आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ सान्याल कहते हैं। उनके जो मंत्री हैं वो मोहन बगान, जो एक इमोशन है बंगालियों के लिए, मोहन बैगन कहते हैं। तो इनको बंगाली के बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट जो बंगाली भाषा बोलते हैं, उनको बांग्लादेशी बोल के संबोधित करके अन्य राज्यों में मारा गया है। ये मैं प्रमाण के साथ कह रही हूं। दूसरी बात, मैडम क्या शुभेंदु, आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी, ये इन सारे लोगों को बंगाली कल्चर के बारे में पता नहीं है, ये आप कह रही हैं क्या?
देखिए, मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम परसेंटेज देखें तो कितने नेता हैं उनके, बंगाली नेता उनके पास है। मैं तुलना करके बता रही हूँ, 10-20% होंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा तादाद में हम बात करें तो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो इनकी रैलियों में बाहर के लोग आके, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, लेकिन खैर अभी फिलहाल हम उनको गृह मंत्री नहीं कहेंगे, वो भाजपा के स्पोक पर्सन, इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री भी भाजपा के स्पोक पर्सन बन के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के नहीं आ रहे। तो ऑब्वियसली इनको नहीं पता है कल्चर के बारे में। अच्छा, बहरहाल इस बारे में हम बात नहीं करते हैं। घुसपैठिए की अगर बात करते हैं तो आज हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों को यूसुफ खान को पता है कि जो आपके सांसद है? और समीर सर कुछ कह रहे हैं। समीर सर कह रहे हैं कि क्या यूसुफ पठान को बंगाली कल्चर के बारे में पता है क्या, जिसके बारे में अधीर दादा ने बताया था कि उनको वहां से सांसद बनाने के लिए क्या कुछ किया गया था? कीर्ति आजाद को पता है क्या? कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, जोड़ते जाइए। मेरा टर्न है। मैंने कहा परसेंटेज की बात मैंने की। मैंने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में ऋषि मिश्रा जी भी आ रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी भी आ रहे हैं। तुलना करेंगे ना, तुलना करेंगे तो उनके ज्यादातर बाहरी लोग हैं, या तो आ रहा हूँ निखिल प्रसून जी, आ रहा हूँ। हाँ, शुभेंदु अधिकारी कभी जो है ममता बनर्जी के पीछे घुमा करते थे, आज वो अपोजिशन के लीडर हैं। उनके ऊपर शारदा नारदा लगा हुआ था, आज वो क्लीन चिट पा गए हैं। तो इनके ज्यादातर ठीक है। अब दूसरे दौर में आपके पास आ रहा हूँ। ठीक मैम, ठीक है। अब दूसरे दौर में आपके पास आ रहा हूं। पहले निखिल प्रसून जी, फिर ऋषि शंकर मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले निखिल प्रसून जी कह रहे हैं भाई आपको तो, आपके नेताओं को बंगाली संस्कृति के बारे में ही पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बंगाली जो अस्तित्व है, बंगाल के भविष्य पर ही टीएमसी ने खतरा पैदा कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि उठो मेरे शेरों और उस भ्रम को तोड़ डालो कि तुम निर्बल हो, तुम स्वच्छंद जीव हो, तुम अमर आत्मा हो, तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है जी, तुम सनातन हो, तुम सनातन हो, तुम सनातन हो जी। तो इस सनातन की भावना को आत्मसात करते हुए जिस बंगालियत की चर्चा आप कर रहे हैं, उस बंगालियत के अस्तित्व को बचाने का यह महायज्ञ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह हमारे लिए सामान्य चुनाव नहीं है, जैसा कि आपने कहा। देखिए, मेरा यह कहना है कि बंगाली जो सांस्कृतिक अस्मिता है, उसके जो ध्वजवाहकों की कतार जो हम पिछले 100-150 सालों में अगर हम गिनती करें तो शायद यह शो छोटा पड़ जाए। तो बंगाल में जो जितने क्रांतिकारी हुए हैं, अगर उनके योगदान की चर्चा करें तो फिर भी ये शो छोटा पड़ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि उन महान हुतात्माओं के, उन्होंने जो अपनी बंगालियत की रक्षा के लिए, राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए जिस तरह से मन प्राण से अपने आप को अर्पण किया अपने राष्ट्र की सेवा में, उन सबको श्रद्धांजलि देने का यह महोत्सव है। दूसरी बात यह है कि भारत में जिस तरह अरविंदो घोष ने कहा था कि जब वो जेल में आंखें मूंदा करते थे तब वो ईश्वर के दर्शन किया करते थे, और उनके अनुसार धर्म और राष्ट्रीयता में कोई अंतर नहीं है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे संदेश वाहकों के संदेशों को आम जनता तक ले जा करके और उनके साथ और उनके सपनों के बंगाल के साथ जो एक तरह से विश्वासघात किया है तृणमूल कांग्रेस ने, उसके प्रति जनास्था का यह महापर्व है, यह चुनाव। ठीक है। और ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ की का जो सामाजिक ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का जो कुत्सित प्रयास तृणमूल की सरकार ने किया है, उसके खिलाफ एक जबरदस्त हस्ताक्षर के रूप में मैं इस चुनाव को देखता हूँ। ठीक। और तीसरी बात यह है कि जितने हमारे प्रथम पंक्ति के नेता हैं, उसमें जहां तक प्रतिशत की बात हो रही है, 0.1% ही हिंदी भाषी होंगे, वरना आप देख लीजिए, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे सुकांत मजुमदार हो, मैंने नाम लिया इन सभी का, और मैंने इन जितने सभी का हमारे नाम लिया आपके बड़े विधायक नेताओं का। 77 के 77 विधायक, उसमें 1-2 को छोड़ करके सारे बंगाली हैं, और 12 जो सांसद हैं सब बंगाली हैं। तो यह सोचना, और सबसे बड़ी बात, जनसंघ के अधिष्ठाता जो प्रदर्शक जो संस्थापक हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो खुद बंगाली है। भारत की एकमात्र पार्टी जो कि बंगाली पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि इसके संस्थापक ही बंगाली हैं। तो हमारे रग रग में बंगालियत है, हमारे रग रग में इंसानियत है, हमारे रग रग में भारतीयता है, और हम बंगालियत को भारतीयता से अलग नहीं मानते। यह उपराष्ट्रवाद की जो हवा
बहा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है हर चुनाव में। इसलिए लोगों के जो माली मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार की चोट से पीड़ित है यहाँ की जनता, जो महिला उत्पीड़न, अत्याचार, लोगों के पलायन, लौटता हूं आपके पास, और दुर्नीति से जो पीड़ित है, उस जनता को भरमाने का प्रयास कर रही है यहाँ की सरकार, जिसके विरुद्ध प्रत्युत्तर यहाँ की जनता देने के लिए उद्यत है। बिल्कुल ठीक है, आप ये जरूर इस मुद्दे को उठाइए और उठा रहे हैं आप, बल्कि बड़ा मुद्दा भी है जो कि पश्चिम बंगाल में आप उठा रहे हैं, वो अस्तित्व और भविष्य का है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, एक तरफ अस्मिता संस्कृति की बात टीएमसी उठा रही है कि भाई इनको ये नहीं पता कि पश्चिम बंगाल का कल्चर क्या है, दूसरी तरफ चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी, पूरी की पूरी बीजेपी, उन्होंने इस बार ये कहा है कि ये अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है, ये पश्चिम बंगाल के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। एक तो ये बताइए कौन सा मुद्दा चलेगा ऋषि शंकर मिश्रा जी, दूसरी बात आप भी अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाह रहे थे, उस समय बोलना चाह रहे थे, वो भी बताइए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, बंगाल का चुनाव यदि जैसे ही ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह होगी, नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है अपने आप को जैसे बंगाली अस्मिता से कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता से अपने आप को कनेक्ट करती है। और ऐसे माहौल में चाहे वो गुजरात हो या बंगाल हो, विपक्ष कहीं न कहीं बैकफुट पे चली जाती है। 2021 में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपिक सेंटर कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी अटैक कर रहे थे ममता बनर्जी पे, दीदी ओ दीदी, इस प्रकार का बयान उस समय आया था, और कैसे ममता बनर्जी ने उस सेंटीमेंट को अपने पक्ष में मोड़ ली, ये कहने की बात नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं। जहां तक समीर जी को मैंने सुना और टीएमसी के प्रवक्ता को सुना जी, ये टीएमसी कह रही है कि बीजेपी जीत जाएगी तो सभ्यता खतरे में हो जाएगा। समीर जी कहते हैं, समीर जी तो पत्रकार है, वो भी कहते हैं कि टीएमसी जीत जाएगी तो बंगाली जो सभ्यता है वो खतरे में पड़ जाएगा। अरे भैया, चुनाव जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो जनता के वादों पे खरे जो पार्टी या सरकार उतरती है, उसको जनता मैंडेट देती है। यदि आप उनके किए गए वादे पे आप ये बात सही है, ये बात आप सही कर रहे हैं ऋषि जी जरा इस चीज को भी इंक्लूड कीजिए ना ऋषि जी की कौन सी बात हो गई? ठीक ऋषि जी, मैं ये आपसे कह रहा था क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आप बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं, एक चीज और जरा इंक्लूड कीजिए, एक चीज जरा इंक्लूड कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो वादे करते हैं, कितना वादा निभाया, इस पर जनता परखती है, ये बात सही है, लेकिन यहां पर क्या इससे अलग भी पश्चिम बंगाल का चुनाव है क्या? क्योंकि बात जब अस्तित्व को लेकर, भविष्य को लेकर उठती है, तो क्या जनता के जहन में यह भी रहेगा कि यह भी बात में ध्यान में रखनी है कि हमारा राज्य आगे किस तरफ चला जाएगा, किस तरफ जा रहा है? देखिए, अब सवाल बीजेपी से है कि आप ठीक है, राज्य में आप ममता बनर्जी के विरुद्ध, ममता बनर्जी की सरकार जिस प्रकार से वर्कआउट कर रही है, आपको लग रहा है कि उससे जो वहां की जो सभ्यता है या तमाम चीजें जो खतरे में है, लेकिन आपके पार्टी का वहां अगुवा कौन है? शुभेंदु अधिकारी है, जिसको आपने है तो मचाया था। अमित शाह ने पूरे बंगाल को सर पे उठा लिया था, भ्रष्टाचार के तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। आज वही शुभेंदु अधिकारी जो है आपके बंगाल में अगुवा है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों से क्लीन चिट मिली है। नहीं, अभी जांच चल रही है, क्लीन चिट नहीं मिली है। लालचंद जी विद्वान पत्रकार है। ठीक है, तो प्रसून जी इस पर जवाब देंगे आप। सवाल ये है, प्रसून जी का जवाब बनता है। दो सेकंड सुन लीजिए। देखिए, आज भी बीजेपी में ओल्ड बीजेपी और जो टीएमसी से जो नेता आयात हुए हैं, उनके बीच में रिफ्ट है। और एक मैं जवाब दे दूं इस पर, उनको सफाई तो दे देने दीजिए निखिल प्रसून जी को। समीर जी को जवाब दे दूं। बंगाल और बिहार कंबाइंड राज्य हुआ करता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये तो आप जवाब मुझे लगता है सोफिया जी को दे रहे हैं, जो सोफिया जी कह रही है कि बारी ये जवाब तो सोफिया जी को हो गया ना कि बारी आप क्या कर रहे हैं, ये जवाब उनको हो गया। निखिल प्रसून जी जो बात ऋषि शंकर मिश्रा जी ने उठाई, उस पर आपका एक लाइन का जवाब जल्दी से। देखिए, मेरा सीधा कहना है कि सभी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि किसी के खिलाफ कोई भी केस को हल्का किया गया या भारी किया गया है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना अन्वेषण कर रही हैं। अगर किसी को भी जांच की दिशा व दशा पर आपत्ति हो तो हाईकोर्ट चले जाए। आगे किसी को भी जांच की दिशा और दशा पर आपत्ति तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आगे कहे कि इसका संज्ञान ले। आगे जरूर ये जो बाहरी का मुद्दा है,
ये बाहरी का मुद्दा क्या दोनों के लिए अलग अलग है क्या? टीएमसी के लिए बाहरी मतलब यूपी बिहार के लोग, और बीजेपी के लिए बाहरी मतलब बांग्लादेशी रोहिंग्या। इस पहलू पर आगे जरूर बात करेंगे, और इस पे ये कि भविष्य के लिए कौन खतरा है, इस पर भी करेंगे बात। राष्ट्रमंच में अभी वक्त है ब्रेक का, सब लोग बने रहिएगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच में आज बड़े विषय पर बड़ी बहस की पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है, क्या उससे राज्य का भविष्य तय होना है, और क्या अस्तित्व और भविष्य की बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जाकर जुड़ती है, और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, वहां के लोगों के मन में ये कितना बड़ा मुद्दा है। सीधे इस समय मैं रोक करता हूं प्रसेनजीत दा का। सीधे प्रसेनजीत दा, एक तरफ टीएमसी कह रही है कि बाहरी जो है ना वो यूपी बिहार वाले हैं, जिसको बीजेपी कहीं ना किसी न किसी रूप में ले आती है। तो ये बताइए, आज भी कुछ बिहार में रैली थी, क्या बाहरी लोग जाकर के वहां पर पीएम या अमित शाह जी की रैली में या बीजेपी नेताओं की, शुभेंदु अधिकारी की रैली में बाहरी लोग होते हैं या बंगाल के लोग होते हैं? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों और मतदाताओं के लिए बाहरी कौन है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, या यूपी बिहार से गए हुए कुछ लोग, जो कि बंगाल के भी लोग पूरे देश में गए हुए हैं। बंगाल के भी लोग पूरे देश में हैं कि नहीं है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। उसी तरह से दूसरे राज्यों के लोग बंगाल में भी गए हैं। असल में बाहरी है कौन प्रसेनजीत दा? नहीं, पहले तो ये बता दूं कि मुझे जहां तक राजनीति के बारे में पता है, ऐसे ये पैनल में लोग बता रहे थे कि लड़ाई ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी का है। ये शुभेंदु अधिकारी का नाम कहां से आ गया और उनको यहाँ पे प्रोजेक्ट करके बीजेपी की तरफ से लड़ाई किया जा रहा है, ऐसा इम्प्रेशन नेशनल लेवल पे किसने बनाया, किस तरह से बनाया, ये मुझे पता नहीं। ऐसा कुछ बंगाल की राजनीति में बीजेपी का चुनाव प्रचार में हो नहीं रहा है। तो ऐसा अगर किसी का इम्प्रेशन है तो गलत है, और वो अगर बंगाल के बारे में अपने आप को जानकार बता रहा है तो गलत जानकारी है उनके पास जी। ये पहले कहना जरूरी है। यहाँ पे कई सारे नेता है, सब नेता अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये अगर कोई इम्प्रेशन है तो गलत इम्प्रेशन है, ये साफ करना जरूरी है एक बंगाल की पत्रकार के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी सुप्रीमो है, उसी के हिसाब से चलता है, लेकिन बीजेपी में कोई किसी का नाम अनाउंस करके किया नहीं गया है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि बाहरी हिंदुस्तान जैसे एक देश में, भारत जैसे एक देश में ये बाहरी कॉन्सेप्ट ये फिर से ममता बनर्जी ये बनाई थी प्रशांत किशोर की कॉन्सेप्ट लेकर, और ये बनाकर बताया जाता है कि वो 2021 के चुनाव में सफल हुई थी। लेकिन ये भारत के हिसाब से अगर ये बाहरी और बहिरागत ये कॉन्सेप्ट अगर किया जाए तो सोफिया जी को मैं पूछूंगा कि ये जो मानका गुरुस्वामी ये बाहर से है, मंगल ग्रहों से है, या कौन सी ग्रहों से है, ये पूछना चाहिए जी। ये जो गोखले नाम का कोई लड़का है, जो लड़का ब्लैकमेल करके दिल्ली में राजनीति करते हैं, ये कौन सी जगह की है? इवन ये जो घोष है, सागरिका घोष, ये कहाँ की है?
ये जो कीर्ति आजाद है, और जुड़ा दिए थे। है कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, यूसुफ पठान। बीच में अभिषेक मनु सिंह भी को समर्थन दिया गया था, ये कहाँ की है? तो ये सब राजनीति की फालतू बातें हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है। ये कोई एक देश है हिंदुस्तान, एक देश है भारतवर्ष, वहां पे कोई बहिरागत नहीं है। बहिरागत वही होते हैं जो बाहर से घुसपैठ करके देश में, हमारी देश में आते रहते हैं। ठीक। तो वो जब यहाँ पे गलत तरीके से आधार कार्ड बनाकर, वोटर कार्ड बनाकर, पैन कार्ड बनाकर, और इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले वाम मोर्चे का हुआ करता था, अब तृणमूल कांग्रेस का है। ये इतिहास समझना सबके लिए जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बंगाल को बंगाल समझना, बंगाल की जो कृष्टि है, संस्कृति है, ये समझना और इसको धीरे धीरे दूर करना, ये वाम मोर्चे ने करके गया है अपने 34 साल की राज में। और उसी चप्पल पे पैर घुसाकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। तो ये जो 34 और 15 साल, ये जो इतिहास है, बंगाली अपने आप को बंगाली बोलना भूल गए हैं, और बंगाली अपने आप को रविंद्रनाथ की इतिहास और सत्यजीत राय की इतिहास ये सोचना भूल गए हैं। वो सेकुलरिज्म की चक्कर में पड़ के अपने आप को बंगाली बोलना भूल गए हैं। मुश्किल इसी बात की है, पहले इसको सुलझाए, उसके बाद ये हम समझेंगे कि कौन बहिरागत है और कौन क्या है। बिल्कुल। समीर सर, बंगाल का अस्तित्व और भविष्य बचेगा तो बंगाली संस्कृति बचेगी, बांग्ला भाषा बचेगा, बंगाली जो वहां की परंपरा है वो बचेगी। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बंगाल के अंदर अपने चुनाव भाषण में जिक्र कर रहे हैं बंगाल को लेकर, अमित शाह जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान, और राष्ट्रीय स्वयं संघ जिस तरीके से जमीनी स्तर पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और बंगाल के अंदर 90,000 से ज्यादा मोहल्ला बैठकें राष्ट्रीय स्वयं संघ कर चुका है, और घर घर जाकर जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बूथ के ऊपर अपने बूथ प्रभारी नियुक्त कर दिए, पन्ना प्रभारी नियुक्त करने की स्थिति में आ गई है। तो बहुत चुपचाप तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर घर घर अपनी बात पहुंचा रहा है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि बंगाल की जनता इस बात को समझ रही है, और बंगाल की जनता इस बात को देख रही है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2021 में वो समय नहीं आया था लेकिन अब समय आ गया है? बताइए। नहीं, देखिए, इतने लंबे समय से बंगाल की जनता जिस तरीके से पहले कांग्रेस के शासन में रही 30 साल, उसके बाद जिस तरीके से 34 साल लेफ्ट के शासन में रही, और उसके बाद ममता का शासन रहा, तो एक लंबा समय लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी एक समय 3 विधायक हुआ करते थे, वो एक झटके के अंदर 77 विधायकों के ऊपर चली जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 38 से 40% का अपना फिक्स वोट बैंक बना लिया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 8 से 9% का वोट बैंक का फर्क है, 9% का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को बस यही एक 9% का गैप पूरा कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो एसआईआर हुई है उसमें जो घुसपैठिए थे, जो पात्र नहीं थे मतदान के, वो लगभग 3 से 4% कम हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपना 3 से 4% वोट बढ़ा लेगी। तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। आपको लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा चांस बन सकता है ना, कि मतलब जिस तरह की वहां पर परिस्थितियां बन रही है। ऋषि शंकर मिश्रा जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर सोफिया जी के पहले ऋषि शंकर। समीर जी ये बात क्लियर कर दिए कि ये एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि जो 9% का जो डिफरेंसेस है ना, उसको कम किया जाए। देखिए समीर जी बिल्कुल डीडी न्यूज पर बिल्कुल क्या समीर सर ये कह रहे थे आप? मुख्य उद्देश्य उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 8-9% का जो डिफरेंसेस था बीजेपी और टीएमसी में, वो घुसपैठियों के माध्यम से कम कर दिया जाएगा, एसआईआर के माध्यम से कम कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 से 25 तक आपकी सरकार है, घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जमीन उपलब्ध कराई, आप कार्रवाई क्यों नहीं किए?
आ रहा हूँ, निखिल प्रसून जी भी अपना हाथ उठा रहे हैं, प्रसेनजीत दा भी उठा रहे हैं। यदि ममता बनर्जी ने सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, ममता बनर्जी, अरे सुन तो लीजिए, अरे हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार यदि जमीन नहीं दे रही थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्योंकि देश के इंटीग्रिटी की बात थी। आप क्यों आपने कार्रवाई में क्यों नहीं किया? आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? सिर्फ बयान देने के लिए, सिर्फ बयान देने के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है। आपने यदि राज्य सरकार से जमीन मांगी और राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? उस राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? हक में आती है राज्य केंद्र सरकार क्या करती? केंद्र सरकार क्या करती? राज्य सरकार गृह मंत्री है, सिर्फ बयान देने के लिए गृह मंत्री है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं करेगी, बहुत लेकिन अच्छा। वो ममता बनर्जी जो जमीन नहीं दे रही उसको आप नहीं कहोगे। ममता बनर्जी चुनाव के टाइम में घुसपैठ किया जाता है, चुनाव के टाइम में घुसपैठ किया जाता है। कितना घुसपैठ के लिए जमीन नहीं दे रही है रोकने के लिए, 10 साल में समर्थन कर रहे हो। 10 साल में आते रखे ना। अरे भाई साहब, ये सरकार को बचाने से नहीं होगा। देश बचेगा तो आप बचेंगे। चुनाव आते जाते हैं, ठीक है, बनाती रही, अच्छा करती रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिफेंडिंग पॉइंट ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए घुसपैठ को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा है। ये पश्चिम बंगाल के मतदाता जितना इसको बड़ा मुद्दा मानेंगे उतना बड़ा मुद्दा ये होगा, है ना। ये तो सबसे बड़ी बात है कि मतदाता तय करेंगे। लालचंद जी, ये घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? ममता बनर्जी की नहीं है क्या? जमीन ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही है? इसमें कई बातें हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, संसद के सदन पटल पर गृह मंत्री ने बोला, संसद के सदन पटल पर बोला कि कितने दिनों से जमीन मांग रहे हैं फेंसिंग करने के लिए, वो वहां की राज्य सरकार नहीं दे रही। संसद पटल पर ये बयान है। मैं पूछ रहा हूँ, असम में आपने पूरा फेंसिंग कर दिया है? पूछे तो इनसे समीर जी से। उनका दावा है कि असम में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। निखिल प्रसून जी, निखिल प्रसून जी को यहाँ लाना जरूरी है। निखिल प्रसून जी, वर्षों में जो सीमावर्ती जिले हैं बांग्लादेश से लगे हुए, उन सीमावर्ती जिले जो बांग्लादेश से लगे हुए, उनकी जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप जाकर के उन जिलों का भ्रमण कर लें, मालदा, मुर्शिदाबाद और इनसे जुड़े हुए। निखिल प्रसून जी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या असम में आपने कंट्रोल कर लिया? क्या कर लिया? वो कर रहे, दावा कर रहे हैं क्या कर लिया? देखिए असम में, त्रिपुरा में जाकर के देखिए, असम और त्रिपुरा में जिस अप्रत्याशित ढंग से घुसपैठ 100% कभी भी कम नहीं हो सकता है। जब तक जीवन है, जब तक धरती है। लेकिन देखिए, नहीं, वो बात सीएम ने भी कही है, वो बात सीएम हेमंता ने भी कही है, वो बात सीएम हेमंता ने भी कही, घुसपैठ होती रहेगी, लेकिन हम कार्रवाई करते रहेंगे। काबू में किया है, जो बचा कुचा उसे भी बंद कर दिया है। बंगाल में आपने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के उसके लिए जो पूरी मशीनरी उपलब्ध करवाई जाती है, जो तृणमूल का जो सत्ता तंत्र है, वहाँ बैठ करके जाली आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाता है। तृणमूल के जी लीडर्स हैं, आ रहा हूँ लोकल लीडर्स हैं, उनका सारा दस्तावेज बना करके, फैसिलिटेट करके, ट्रेनों में बिठा करके पूरे भारत में भेजते रहते हैं। फैक्ट्री खुली हुई है, तो जब तक सोफिया खान देर से इंतजार कर रही है, के अधीन था, उसका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक बॉर्डर पास करने के बाद भी जो लोग आएंगे उसे स्थानीय पुलिस के हवाले किया जाता है और वहां से वो लोग उसे फैसिलिटेट करके ऊपर तक भेजते हैं। जब तक स्थानीय पटवारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उसका समर्थन रहता है, तब तक ऐसा घुसपैठ चलते रहता है। अच्छा, ठीक है। बहुत ही बड़ा भूभाग है जहाँ की जो कि जल है, जहाँ जंगल है, जहाँ से घुसपैठ को रोकना मानवीय रूप से संभव नहीं है। स्थानीय प्रशासन सहयोग करता है, इससे घुसपैठ के लिए पूरी तरह उत्तराधिकारी अगर कोई है तो यहाँ ठीक है। अब मुझे जरा सीधे मैं, सोफिया खान जी भी इंतजार कर रही हैं, समीर सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले प्रसेनजीत दा ने बीच में हाथ उठाया था। प्रसेनजीत दा कुछ जोड़ना चाह रहे थे, एक लाइन जोड़ लीजिए, फिर मैं उधर जाऊंगा। प्रसेनजीत दा, मैं एक ही लाइन जोड़ूंगा। ये जो जितने सारे लोग घुसपैठ के बारे में जो बातें करते हैं, ये सारे के सारे मेरे तरफ से, मेरे पैसे से कंडक्टेड टूर मैं लेके जाऊंगा। ये सारे लालचंद जो लोग आपकी शो में आके
मेरे पैसों से ये इन लोगों को लेके जाएंगे जी। ये मेरे ख्याल से डर के मारे उस सीमा तक जा भी नहीं पाएंगे जहां से ये सब कुछ होता रहता है। ये लोग उस जगह पे कभी गए भी नहीं है। अपने नेता नेत्री जो लोग जो कुछ भी कहते हैं शो पे आके वैसा ही कहते हैं। मैं लेके जाऊंगा और दिखा के लाऊंगा, आराम से दिखा के लाऊंगा। वहां पे अपने लोग, वो जो गाँव के लोग है, ये जो सोफिया खान जी, क्या इतनी बुरी हालत है जैसा प्रसन्नता बता रहे हैं? सोफिया खान जी, भागना पड़ेगा वहां से इन लोगों को। मैं आ रहा हूं, ऋषि जी और बाकी उनके जितने सारे दोस्त हैं, इनको बता कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन पहले सोफिया जी, पहले सोफिया। बड़ा लंबा इंतजार करवाया आपने। नहीं सोफिया जी, क्योंकि देखिए सोफिया जी, बातें उस तरह की खुलती चली गई। अभी आपका पूरा 2 मिनट है, बोलिए आप। ठीक है, चूंकि आज का डिबेट बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो मैं कुछ 4 बातें बताना चाहूंगी किस तरीके से भाजपा बंगाल के संस्कृति के विरोध में है। सबसे पहले मैं एक घटना, 2-4 घटना एग्जाम्पल दूंगी। सुकांतो मजुमदार ने 2023 में किस तरीके से विवेकानंद जी, जो यहाँ निखिल जी कह रहे थे, विवेकानंद जी सनातन बिल्कुल थे, लेकिन वो भाईचारा की भी बात करते थे। वो लोगों को, समाज को जोड़ने की भी बात करने थे, तोड़ने की बात नहीं करते थे। और उसी विवेकानंद जी ने जो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कहते थे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेल से जुड़ना चाहिए, लेकिन सुकांतो मजुमदार ने व्यंग करते हुए उसी विवेकानंद जी का कह सकते हैं इंसल्ट किया, ये कह के कि लोगों को गीता में ज्यादा जुड़ना चाहिए, खेल कूद से दूर रहना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ तथ्यों के साथ। दूसरा, इनके ही मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं ब्रिटिश का एजेंट बनाते हैं। तीसरा, मैं आ रही हूँ 1 by 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम दा के संबोधित करते हैं। अब बताइए कि कौन है कल्चर विरोधी? अगर हम टीएमसी की बात करें तो बंगाल का सबसे बड़ा जो दुर्गा पूजा है वो सदियों से हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी स्वीकृति यूनेस्को से किसके कार्यकाल में मिली? तृणमूल कांग्रेस के। आज यूनेस्को या आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं सोफिया जी, यहाँ पर एक बात कि टीएमसी के समय में ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर भी टकराहट होती रहती है। ये भी मानिए, सरस्वती पूजा में बाधा आती है, ये भी मानिए। बोली हुई बात है, यहाँ पर जहाँ मीडिया नहीं, इसका तथ्य है। नमाज होता है, उसी रोड में कार्निवल किया जाता है। मुहर्रम के जुलूस के समय दुर्गा पूजा के विसर्जन पर एकाधिक बार रोक लगा है। और दूसरी बात यह है कि सरस्वती पूजा पर विराम लगा है। यहाँ पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों पर हमला हुआ है, मूर्तियां भी तोड़ी गई हैं। तो भाजपा के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं वो झूठ के साथ आते हैं, टीवी में झूठ फैलाकर चले जाते हैं। जितने सम्मान के साथ यहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, यहाँ पर उतने ही सम्मान के साथ दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हनुमान कुछ भी हो, देखिए मुर्शिदाबाद में किस तरह हरगोविंद दास और चंदन दास का क्या हश्र किया गया वहाँ पे। जाकर के देखिए कि आज उन क्षेत्रों में जब 7 जुडिशियल अधिकारियों को जिस वक्त बंधक बना लिया गया, उस वक्त यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी किस कर्तव्य सर आ रहा हूँ, आप ही के पास अब आऊंगा सर। समीर सर आप ही के पास मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। समीर सर अभी आपने एक आंकड़ा कैलकुलेशन करके बीच में बोलने मना किया था आपको। जी आपकी बातें चारों पॉइंट जो आपने गिनानी चाहिए थी वो आ गई थी मैडम। 4 पॉइंट आपकी आ गई थी। आपने बताया था ना 4 बातें कहना चाहती हूँ, 4 आ गई थी आपकी। 2 मिनट का समय आपने कहा था, 2 मिनट जी आपकी सारी बातें आ गई थी। वैसे आप मेरे सवाल का वैसे जवाब दे सकती हैं अभी भी कि क्या टीएमसी ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि प्रेसिडेंट अपने खर्चे पर कह रहे हैं कि ले जाऊंगा तो जा नहीं पाओगे बॉर्डर के पास? पर तो मैं अकेले आपसे 1 घंटा डिबेट कर लूंगा। जी ठीक है, कर लीजिए ना, कर लीजिए, मुंह की खाएंगे। ठीक है। डिबेट तो असली डिबेट तो पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच होगी। समीर सर आप ही के पास सीधा। समीर सर आपने डेटा और वोट परसेंटेज के आधार पर कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चांस अच्छा दिख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये जो चांस आप बता रहे हैं इसमें घुसपैठ की समस्या, उससे पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को खतरा और भविष्य को बचाने की चिंता, ये भी इसमें आकलन में शामिल है क्या? समीर सर। लालन जी आपके प्रश्न का जवाब दो, उसके पहले मैं घुसपैठी पे बस एक लाइन कहना चाहता हूं कि टीएमसी का आप चरित्र देखिए। उनकी एक सांसद महुआ मोत्रा दिल्ली में अपना पासवर्ड और डिटेल दुबई में बैठे किसी व्यक्ति को देती है और दुबई से बैठ के लोकसभा की कार्रवाई में घुसपैठ करता है। तो ये घुसपैठ इनकी मानसिकता में
पहले ये बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसपैठ करवाते हैं और सांसद जब बन जाते हैं तो किसी और को अपना लॉगिन पासवर्ड देके दुबई से घुसपैठ करवाते हैं। ये घुसपैठिया संस्कार टीएमसी के अंदर गहराई तक बसा हुआ है, नंबर 1। अब दूसरी बात, मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां काम कर रही है और बंगाल की जनता इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, मैं ये कह रहा हूं तो बंगाल की जनता इस बार तो चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने काम देखा है, आज तीसरे तब में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, तो दुनिया के भारत के बाकी राज्यों का जो विकास देखते हैं, जब बंगाल के लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं भाई हमारा कलकत्ता इतना पिछड़ा क्यों है, हमारे पोर्ट इतने पिछड़े क्यों है, हमारे एक लाइन का काउंटर ऋषि शंकर मिश्रा जी का। ऋषि शंकर मिश्रा जी कुछ कहना लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से शंकर मिश्रा जी आरजीकर कॉलेज में हुआ था, तो बात जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में लेकर आना है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में रोज खड़ा होना पड़ता है। आज सुबह कमलनाथ जी बोल चुके हैं गैस सिलेंडर पर, कमलनाथ जी बोल रहे हैं, कमलनाथ जी की खाली हवा खड़ा किया गया है। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया ऋषि शंकर मिश्रा जी, सोफिया जी शुक्रिया, निखिल प्रसून जी शुक्रिया, समीर सर शुक्रिया, और साथ में प्रसन्नजीत दा जोड़ने के लिए, राष्ट्रमंच पर जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़े विषय पर बड़ी बहस हमने की कि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्यों है विशेष और ये कहां तक जाकर राज्य के अस्तित्व से और भविष्य से जुड़ता है, और क्या जो पश्चिम बंगाल का परिणाम है विधानसभा का चुनाव वो राज्य के अस्तित्व को और भविष्य को तय करेगा। लगातार हम ऐसे मुद्दों पर करते रहेंगे बात। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।